नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट प्रोजेक्ट कूसा की तरफ से है और अभी इस प्रोजेक्ट के बारे में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से कुछ नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है। अभी तक हमको ये बात बताया गया था कि प्रोजेक्ट कूसा के अंदर अभी 3 डिफरेंट टाइप के इंटरसेप्टर मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जिसका रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होने वाला है। लेकिन अभी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से दिए गए नए डाटा के मुताबिक प्रोजेक्ट कूसा के अंदर अभी 3 डिफरेंट टाइप की रडार सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है। ये पूरा सिस्टम एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी ERADS प्रोग्राम के अंदर अभी डेवलप किया जा रहा है, जिसका ओवरऑल वैल्यू लगभग 40,000 करोड़ के आसपास होने वाला है और अभी इंडियन एयरफोर्स के लिए इसकी 8 स्क्वाड्रन को तैयार किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य एक नेटवर्क और प्लग एंड प्ले कैपेबल एयर डिफेंस आर्किटेक्चर को डेवलप करने का होने वाला है, जो पुराने सिस्टम के साथ जैसे कि हमारी आकाश सिस्टम MRSAM और रशियन ऑरिजिन S-400 सिस्टम के साथ भी आराम से काम कर सकता है। इन सिस्टम की ट्रायल को भी 2026 तक करने का प्लान किया जा रहा है और इसे भारत की S-400 का सक्सेसर के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट कूसा में गैलियम नाइट्रेट बेस रडार सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हाई इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर या ECCM कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें कुल मिलाकर 3 रडार मौजूद होने वाले हैं, जो कि डिफरेंट लेयर की कवरेज को प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें एक लॉन्ग रेंज बैटलफील्ड मैनेजमेंट रडार मौजूद होने वाला है, जो कि एक S बैंड का रडार होने वाला है और इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 500 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक होने वाली है और इसको स्पेशली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल को ईयरली डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। दूसरा रडार एक मल्टी फंक्शन फायर कंट्रोल रडार होने वाला है, जो कि X बैंड पे ऑपरेट करने वाला है और ये रडार 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर के रेंज के साथ आने वाला है, जो कि प्रिसिशन ट्रैकिंग और मिसाइल गाइडेंस को प्रोवाइड करने वाला है। ये सेम रडार एक साथ 70 से ज्यादा मिसाइल को गाइड कर सकता है और इसका हिट प्रोबेबिलिटी 80% ज्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। इसके बाद अंत में इसमें एक मास्ट माउंटेड रडार भी मौजूद होने वाला है, जो कि एक मोबाइल रडार सिस्टम होने वाला है, जिसे स्पेशली लो अल्टीट्यूड थ्रेट जैसे कि ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक होने वाला है। ये रडार KU बैंड की फ्रिक्वेंसी में ऑपरेट करने वाली, यानी कि ये रडार भी स्टेल्थ टारगेट को डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाला है, यानी कि किसी भी जंग जैसे हालात में प्रोजेक्ट कूसा की बैटरी को कंप्लीटली डिसेबल करने के लिए दुश्मन को इसकी तीनों रडार सिस्टम को नष्ट करने की जरूरत पड़ने वाली, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टास्क बनने वाला है। इसके अलावा प्रोजेक्ट कूसा हमारी इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी पूरी तरीके से जुड़ा हुआ होने वाला है, जिस वजह से ये इन रडार्स के बिना भी बाकी रडार से लेकर डाटा को इस्तेमाल करके इंटरसेप्शन को करने में सक्षम होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर जेट को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि मिराज 2000 इंडियन एयरफोर्स का एक भरोसेमंद एयरक्राफ्ट में से एक एयरक्राफ्ट है, जिसे मोस्टली भारत की तरफ से अभी एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बालाकोट के समय पर भी पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने के लिए भारत की तरफ से मिराज 2000 और स्पाइस 2000 बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अभी के लिए मिराज 2000 के वेपन पैकेज में जितने भी वेपन मौजूद हैं, इनका स्टैंड अप रेंज उतना ज़्यादा नहीं है, जो कि मोस्टली 100 किलोमीटर के आसपास होने वाली है। और आजकल के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एनवायरनमेंट में 100 किलोमीटर का स्टैंड अप रेंज कोई गेम चेंजिंग ऑप्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे एयरक्राफ्ट दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आ सकते हैं, जो कि खतरे से खाली नहीं होने वाला है। इसी वजह से अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिराज 2000 फ्लीट को एक नई इंडिजिनस वेपन सिस्टम से अपग्रेड करने का प्लान किया जा रहा है और ये वेपन DRDO की तरफ से डेवलप किए गए रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल होने वाली है। ये एक साइलेंट लेकिन स्ट्रेटेजिक रिवाइवल प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि मिराज 2000 जेट्स में पिछले 1 डेकेड से कोई भी नई वेपन सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं किया गया था। लेकिन रुद्रम 2 को अगर मिराज 2000 में अभी इंटीग्रेट किया जाता है, तो ये मिराज 2000 को एक अच्छा खासा स्टैंड अप रेंज को प्रोवाइड कर सकता है। इससे पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक करने के लिए हमारे मिराज 2000 जैसे जेट को इंडियन एयरस्पेस से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है और ये सेफ डिस्टेंस से ही दुश्मन को टारगेट करने में सक्षम हो सकते हैं। रुद्रम 2 रुद्रम सीरीज का दूसरा मिसाइल है, जो कि एक डुअल यूज मिसाइल होने वाला है, यानी कि इसको जरूरत पड़ने पर एयर टू सरफेस मिसाइल के तौर पर या फिर एंटी रेडिएशन मिसाइल के रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका रेंज भी ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक होने वाले, जो कि दुश्मन की सरफेस टू मिसाइल सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर ही टारगेट को एंगेज करने की कैपेबिलिटी देने वाला है।
इस मिसाइल में अब इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस वजह से ये टर्मिनल फेज में जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट के अंदर भी आराम से टारगेट को हिट कर सकता है। इसका कैप्टिव ट्रायल को सबसे पहले मई 2024 में SU-30MK से कंडक्ट किया गया था, लेकिन अभी DRDO की तरफ से भी इस मिसाइल को मिराज 2000 पर भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है और उम्मीद किया जा रहा है कि इसकी लाइव फायरिंग ट्रायल को 2026 के अर्ली हाफ में कंडक्ट किया जाने वाला है। मिराज 2000 के अंदर अभी RDY-2 रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि मॉडर्न एयर कॉम्बैट के लिए थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन ये रुद्रम 2 के पैसिव होमिंग और लो अल्टीट्यूड लॉटरिंग मोड के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाले, जो कि फ्यूचर में सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रोल के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। अगला अपडेट HAL और रशिया के बीच किए गए एक नई सिविल एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को लेकर है। पिछले हफ्ते ही HAL और रशिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के बीच एक MOU को साइन किया गया था, जिसके तहत अभी भारत में सुकोई सुपरजेट 100 यानी कि SJ-100 का प्रोडक्शन को किया जाने वाला है। ये डील 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में साइन किया गया था, जो कि भारत के लिए सिविल एविएशन में एक हिस्टोरिक मूवमेंट माना जा रहा है, क्योंकि एवरो HS-748 एयरक्राफ्ट के बाद ये पहली बार होने वाला जब भारत में फुल स्केल में कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जाने वाला है। SJ-100 एक 75-100 सीट वाली ट्विन इंजन रीजनल जेट होने वाला है, जिसका रेंज 2200 से 2600 नॉटिकल मील के आसपास हो सकता है। लेकिन अभी भारत के लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात इसका इंजन चॉइस होने वाला है, क्योंकि रशिया की तरफ से भी रशिया में इस्तेमाल किए जाने वाले SJ-100 सीरीज की जेट के अंदर PD-8 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन HAL की तरफ से भी डिसाइड किया जा रहा है कि भारत में बनाए जाने वाले SJ-100 जेट में यानी कि इसकी इंडियन वर्जन में पावर जेट SAM 146 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो फ्रांस की सफरान और NPO सैटर्न की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया था। इस इंजन ने अभी दुनिया भर में 1.5 मिलियन फ्लाइट आवर को कंप्लीट कर लिया है और इसका रिलायबिलिटी रिकॉर्ड काफी अच्छा माना जाता है। ये मूव HAL के लिए एक स्मार्ट डिसीजन होने वाला है, क्योंकि ये भारत के प्राइवेट एयरलाइन जैसे कि इंडिगो या फिर एयर इंडिया जैसे या फिर बाकी कोई भी एयरलाइनर के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन क्रिएट करने वाला, जो भी इंपोर्टेड वेस्टर्न ऑरिजिन बोइंग या फिर एयरबस के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अभी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया वर्जन को सिविल एविएशन सेक्टर में भी इंप्लीमेंट करने वाला है। HAL के प्लान के मुताबिक भारत में बनाए जाने वाले SJ-100 जेट्स के अंदर 50 to 70% के आसपास इंडियन कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें टाटा, महिंद्रा एरोस्पेस और L&T जैसे प्राइवेट प्लेयर भी इन्वॉल्व होने वाला है। इसका प्राइमरी प्रोडक्शन अभी नासिक या फिर कानपुर फैसिलिटी में करने का प्लान किया जा रहा है और इसकी पहली प्रोटोटाइप को 2028 तक फ्लाई करने का प्लान किया जा रहा है, जबकि इसकी डिलीवरी को यानी कि इसकी मास प्रोडक्शन को 2030 के आसपास शुरू करने का उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत और जर्मनी के बीच बढ़ रही अंडर वाटर डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम यानी TKMS की तरफ से अब ये बात डिसाइड किया गया कि वो अपना सी स्पाइडर एंटी टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम को भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और ये मूव सिर्फ भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए नहीं या फिर सबमरीन टेंडर को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि TKMS की तरफ से अभी साउथ ईस्ट एशिया में अपनी रीच को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, जिससे आगे चल के भारत में बनाए जाने वाले सिस्टम को साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा और आगे चल के TKMS की तरफ से भारत में अपने एक मेजर एक्सपोर्ट हब को सेटअप करने का प्लान किया जा रहा है। अब सी स्पाइडर सिस्टम के बारे में बात करें तो ये दुनिया का पहला एक्टिव हार्डकिल एंटी टॉर्पेडो सिस्टम होने वाला है, जो ट्रेडिशनल डिको या नॉइज जैमर की तरह सिर्फ टॉर्पेडो को कंफ्यूज नहीं करता, बल्कि दुश्मन की टॉर्पेडो को टैंक की एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की तरह डायरेक्टली हिट करके डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ये एक लॉन्च एंड फॉरगेट टाइप का काइनेटिक इंटरसेप्टर है, जिसका काम इनकमिंग टॉर्पेडो को ट्रेस करके उसको मिड वाटर के अंदर न्यूट्रलाइज करने का होने वाला है। इसका दिमाग एक हाई फ्रीक्वेंसी सोनार एरे होता है, जो कि डीप सी और सैलो वाटर ऑपरेशन दोनों में इफेक्टिवली काम कर सकता है। ये सिस्टम 10 सेकंड के अंदर ही रिस्पॉन्स को डिलीवर कर सकता है और 500 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की रेंज के अंदर थ्रेट को एलिमिनेट कर सकता है। इसका डिजाइन वेक होमिंग टॉर्पेडो जैसे कि चाइना की U6 है या फिर रशिया की सगवल टाइप की टॉर्पेडो के लिए स्पेशली ऑप्टिमाइज किया गया, जिस वजह से ये भारत के लिए एक परफेक्ट चॉइस होने वाली है। अभी मिली रिपोर्ट के मुताबिक TKMS की तरफ से इसके लिए 2026 तक फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग पैक्ट को साइन करने की उम्मीद किया जा रहा है और इनकी प्रोडक्शन को हैदराबाद या मुंबई में किसी प्राइवेट फैसिलिटी में स्टार्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है, जहां पर इनमें 60% के आसपास इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल करने का ऑप्शन TKMS की तरफ से दिया जा रहा है। ये सिस्टम फ्यूचर में दिल्ली क्लास के डिस्ट्रॉय या फिर नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट में भी रेट्रोफिट किए जा सकते हैं और हमारे बाकी सभी मॉडर्न वेसल में भी इसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी के लिए हमारे पास जो टॉर्पेडो डिकॉय सिस्टम मौजूद है, जो कि आमतौर पर जैमर का इस्तेमाल करके इनकमिंग टॉर्पेडो को कंफ्यूज कर देते हैं या फिर उसको डिसीव करने का काम करते हैं, लेकिन इस सिस्टम की मदद से हम डायरेक्टली दुश्मन की टॉर्पेडो को मिड वाटर के अंदर इंटरसेप्ट करने में सक्षम होने वाले हैं।
अगला अपडेट डीआरडीओ के K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के स्टेज 2 रॉकेट मोटर की स्टैटिक टेस्ट को लेकर है। 12 सितंबर 2025 को डीआरडीओ की तरफ से K5 मिसाइल की स्टेज 2 मोटर का सक्सेसफुल स्टैटिक टेस्ट को कंडक्ट किया गया था। ये एक बड़ा माइलस्टोन था क्योंकि इससे क्लियर हो चुका है कि K5 मिसाइल असल में MIRV कैपेबल होने वाला है। मतलब एक ही मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल वॉरेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे हमारी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी काफ़ी मजबूत होने वाला है। ये मिसाइल हमारी फ्यूचर न्यूक्लियर सबमरीन में इंटीग्रेट किया जाने वाला है और खास करके इसको हमारी S5 क्लास के SSBN में डिप्लॉय किया जाने वाला है। अभी मिले डाटा के मुताबिक K5 मिसाइल का ऑप्टिमाइज्ड रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा होने वाला है। मतलब अगर इंडियन ओशन रीजन से हमारी कोई न्यूक्लियर सबमरीन से इस मिसाइल को फायर किया जाता है तो हम आराम से चाइना की किसी भी मेजर सिटी को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इन मिसाइल को अरिहंत क्लास की सबमरीन में डिप्लॉय करना शायद ही पॉसिबल होने वाला है क्योंकि इनका साइज K4 या फिर K15 जैसे मिसाइल के मुकाबले काफी बड़ा पाया गया है। और इवन हमारे फ्यूचर S5 क्लास के सबमरीन जो कि 13,500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले सबमरीन होने वाले हैं, जो कि टेक्निकली हमारी अरिहंत क्लास की सबमरीन से 2 गुना ज़्यादा बड़े होने वाले हैं, उनमें भी मैक्सिमम 10 से 12 K5 मिसाइल को इंटीग्रेट किया जा सकता है। लेकिन ये मिसाइल K4 या फिर K15 जैसे मिसाइल के मुकाबले कई ज़्यादा रेंज और फायर पावर के साथ भी आने वाले हैं, जिस वजह से 10 से 12 मिसाइल या 10 से 15 मिसाइल भी पाकिस्तान जैसे किसी देश को पूरी तरीके से मिट्टी में मिलाने के लिए सफिशिएंट होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।